हाय, गुड आफ्टरनून। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में इंडिया में बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे। अभी इन्होंने किताब लिखी है, बीबी माई स्टोरी। बीबी उनका एक एक्चुअली पैट नेम है। तो आज हम उनकी इस किताब को और उनकी पर्सनालिटी को और जो जो उनके इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुए लोगों के साथ, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे बेस्ड ऑन हिज बुक विच इज बीइंग रिलीज्ड नाउ। तो 1949 का उनका जन्म है और बचपन में वो एक्चुअली यूएसए में रहे। उसके बाद इजराइल आए और इजराइल में आके बेसिकली कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के लिए आए, फिर वापस गए यूएसए और वहां पे जाके उन्होंने एमआईटी में स्टडी किया। मतलब बेसिकली ही वाज अ वेरी वेरी शार्प गाय फ्रॉम द डे वन। एमआईटी में स्टडी के बाद वो वापस इजराइल गए और इस बार वो वहां पे रहने के लिए गए। He has been the longest serving prime minister of Israel और अभी एक्चुअली वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। We all know about it। 96 टू 99 वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद 2009 से 2021 तक वो दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर रहे इजराइल के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उनकी। उनके जो फादर एक्चुअली एक हिस्टोरियन थे। 120 साल की एज तक वो जिए। हिज फादर हैड ए लॉन्ग स्पैन, लॉन्ग इनिंग। और जब तक वो रहे लास्ट तक वो बहुत अलर्ट थे। एंड ऑफ कोर्स यूएसए में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी उसके फादर ने काम किया। और जब वो इजराइल में आए तो वहां पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होता है, इसी तरह जो इजराइल का एनसाइक्लोपीडिया है हिब्रू में, उसके वो एडिटर थे। बेंजामिन नेतन्याहू के फादर बहुत ही नॉलेजेबल आदमी और उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। अब ये दो ब्रदर हैं। एक इनका बड़ा जो ब्रदर है वो फौज में, इजराइल में फौज में तो खैर सभी को नौकरी करनी पड़ती है। तो आपको याद होगा किसी जमाने में ऑपरेशन एंट भी हुआ था, जहां पे 200 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं उगांडा में, उनको होस्टेज बना लिया गया था बेसिकली फिलिस्तीनी टेररिस्ट के द्वारा। तो इजराइल ने लॉन्च किया था उनको एक रेस्क्यू ऑपरेशन, इजरायली आर्मी ने, डिफेंस फोर्सेस ने। तो उसमें सिर्फ एक ही सोल्जर की कैजुअलिटी हुई थी। और वो सोल्जर कौन था? वो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कितनी इंटरेस्टिंग फैमिली है ये। और मैंने आज ये जो टॉपिक पिकअप किया, इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि काफी बातें जो नेतन्याहू ने बोली हैं अपने इस किताब में, बीबी माई स्टोरी, वो काफी हद तक इंडिया के बारे में भी एक्चुअली रेलिवेंट है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के फादर का जन्म हुआ था 1910 में और जैसा मैंने आपको बताया वो हिस्टोरियन थे। अर्ली स्टेज में ही एक बार को जब नेतन्याहू से बात हो रही थी उनके फादर की, तो उन्होंने एक बात उनको कही थी कि जो एंटी सेमिटिज्म है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है यहूदियों के अगेंस्ट में, स्पेशली उस टाइम पे वेस्टर्न यूरोप, आप समझ सकते हैं जर्मनी में क्या हो रहा था, रशिया में क्या हो रहा था यहूदियों के अगेंस्ट में। तो उनके फादर ने एक बात कही थी कि जब तक हमारे पास अपनी एक लैंड नहीं होगी तब तक हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक्चुअली वो ही एक फीलिंग थी पूरी दुनिया के यहूदियों में, दैट वी मस्ट हैव आवर ओन लैंड, जो हमें बिलोंग करे, हम जिसको बिलोंग करें। और उसको अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे डिफेंस के लिए, तो ये जो रेस है, यहूदी रेस जो है, ये खत्म हो जाएगी। तो उनके जो फादर थे, उन्होंने एक अर्ली स्टेज में ही ये बात रियलाइज कर ली थी और उन्होंने ये बात नेतन्याहू से डिस्कस की। तो 96 में जब बेंजामिन नेतन्याहू जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो फेलिसिटेशन चल रहा था। तो उनके जो फादर हैं हिस्टोरियन, वो स्टेज पे आए बगैर किसी की हेल्प के। ही वाज 100 प्लस दैट टाइम, 120 साल तक वो जिए बगैर किसी की हेल्प के। वो स्टेज तक आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ना आप लोगों के पास मेरी बात सुनने का टाइम होगा। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। यानी कि जितने भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज थी और उनका लड़का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था, तो उन्होंने कहा यू हैव टू स्टॉप ईरान। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो स्टेज से उतर गए।
एक बार अपने फादर से प्राइवेट डिस्कशन में उन्होंने एक बात पूछी कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुल होने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। तो उनके फादर ने जो बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो विजन होनी चाहिए, कि कंट्री को कहां पे आप हैं और कहां पे आपको लेके जाना है। दूसरी बात, आपके पास एक रिजोल्व होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन, कि जो मेरे को अचीव करना है। और जिन आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से आप चलोगे उनको नेविगेट करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली भारत के संदर्भ में भी, उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ब्रॉड एंड डीप एजुकेशन होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीजों को नहीं समझेगा और वो क्लर्क्स के भरोसे ही रह जाएगा। और क्लर्क्स को अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं क्लर्क्स के बारे में? ब्यूरोक्रेसी से उनका मतलब था। अब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आइए, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको कितने ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास विजन है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास रिजोल्व है कि मेरे को कंट्री को आगे लेके जाना है, या जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितने लोग आपको मिलते हैं ऐसे पॉलिटिक्स में? जब बेंजामिन नेतन्याहू एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बने तो किसी ने उनसे पूछा कि जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो एजुकेशन है वो किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए अगर इजराइल में किसी को सक्सेसफुल होना है एज ए पॉलिटिशियन और एज ए नेशनलिस्ट। तो नेतन्याहू ने बताया कि बाकी सब सब्जेक्ट तो ठीक है, यू शुड नो इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप मेरे से ब्लंटली पूछना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि आपको 3 चीजों की जरूरत है। तो उसने पूछा क्या क्या जानने की जरूरत है? उसने कहा हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री। अब आप आ जाइए इंडिया के ऊपर। हिस्ट्री के बारे में कितना डिस्कशन करते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है वो ही मैनिपुलेट होके रखी हुई है। हम लोग कितना ख्याल रखते हैं अपनी हिस्ट्री का, कि क्या क्या फैक्ट्स उस टाइम पे थे जो हमारी नजरों से बच गए। हाउ मच प्राइड कैन वी टेक इन हिस्टोरिकल इवेंट्स? हमें पता है किस किस इवेंट्स को एक्चुअली हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन को एम्पलीफाई करके बताना चाहिए था और किन चीजों को नहीं बताना चाहिए था। हमने तो अपनी हिस्ट्री की जो गरिमा है उसको ही बहुत पीछे छोड़ दिया। ऑफ कोर्स कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने ऐसा किया, बट इवन देन वी शुड हैव बीन वाइज। हम किसी को क्यों ब्लेम करें? हमें अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए था कि हमें अपनी हिस्ट्री का, उसकी रिकॉर्डिंग का खुद ख्याल रखना चाहिए था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली नेतन्याहू ने बोला। काफी इंडियंस ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नेतन्याहू बेसिकली जो उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ था वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हुआ था से अराउंड 2005, और बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था उस टाइम पे इजराइल में। पहले 3 या 4 डिकेड तक एक्चुअली इजराइल ने सोशलिज्म मॉडल फॉलो किया था, और उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई। नेतन्याहू चूंकि एमआईटी के पढ़े हुए थे, इकोनॉमिक्स का उनको अच्छा ज्ञान था, फाइनेंस के बारे में जानते थे, तो उनको एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि अनलेस इजराइल इंक्रीजेस इट्स जीडीपी या इकोनॉमिकली वो प्रोस्पेरस नहीं हो पाता, तो इजराइल का जो भविष्य है वो खतरे में रहेगा हमेशा। और इसीलिए वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो 2005 में जब सैरोन वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज टेकन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, क्राइसिस चल रहा था, तो उस टाइम पे सैरोन ने ऑब्वियसली उनको कहा कि ठीक है, यू कैन ब्रिंग द मार्केट रिफॉर्म्स, बट ऑब्वियसली रिस्क तो काफी हद तक आपका ही रहने वाला है। मतलब दैट वाज इन द लाइटर वेन। बट नेतन्याहू एक्चुअली उस टाइम की एक बात करते हैं कि जब एक बार वो अपने लड़के के साथ डिस्कशन हो रहा था उनका, तो लड़के ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क भी देखा हुआ हूं, आपने भी देखा है, वहां की अगर स्काई लाइन आप देखते हैं तो वहां पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितनी इंप्रेसिव स्काई लाइन है। और इधर अब आप तेल अवीव में देखिए तो 1 या 2 बिल्डिंग ऐसी हैं जो बड़ी हैं, स्काई लाइन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। Netanyahu gave a good smile to him and then told him, look, you wait for another 10 years and probably it is a challenge to me. That is what he thought on that line.
एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मतलब वो पहले से थे, नई चीजों को ट्राई करते थे, और इसीलिए उन्होंने जो इकोनॉमी है, इजराइल की जो इकोनॉमी है, उसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल करेज, ये तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, और इसको जब फ्री मार्केट के फॉर्मेट में डाला तो इजराइल ने बहुत डेवलपमेंट किया। नेतन्याहू का एक बहुत जबरदस्त ओपिनियन है कि कितना भी कोई इंटेलेक्चुअली कितना भी साउंड क्यों ना हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई फिजिसिस्ट हो, कोई मैथमेटिशियन हो, अगर आप उसको फ्री मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर नहीं लेके जाओगे, जहां पे वो अपनी जो नॉलेज है उसको वैल्यू के तौर पे यूज ना कर सके, तो वो कंट्री या सोसाइटी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया रशिया का, कि रशिया जब कोल्ड वॉर के टाइम पे था, या बाद में भी और पहले भी, तो रशिया के अंदर जो फिजिसिस्ट थे और जो मैथमेटिशियंस थे बहुत जबरदस्त थे, लेकिन ही मेंशंस के इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत इंडिविजुअली बड़े कैपेबल थे, रशिया की इकोनॉमी कैसी थी, बिकॉज इट वाज ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और नेतन्याहू का ये विश्वास था कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है उसमें जीडीपी कभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लोगों की जो इंडिविजुअल इनोवेशन की जो स्पिरिट होती है वो कर्टेल हो जाती है और लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रशिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, फ्री मार्केट नहीं था, तो जो बेचारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो कहां पे लेके गए, कहीं नहीं लेके गए वो रशिया को, वो एक्चुअली बैंक रप्सी की तरफ लेके गए, और इसीलिए फिर इकोनॉमिक फेल्योर हुआ, और इसीलिए फिर रशिया, आई मीन यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ। ये भी पॉइंट है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मैथमेटिशियन जो फिजिसिस्ट हैं वो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी से निकल के अमेरिका आए, फ्री इकोनॉमी में आए, एंड इन ए स्पैन ऑफ 7 डेज और 15 डेज उन्होंने जो है वैल्यू ऐड कर दी उस कंट्री के अंदर। जब आप इकोनॉमी को कंट्रोल करोगे तो आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। इंडिया एक प्राइम एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने कहा था कि ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इंडिया के लिए बहुत ही लेसन्स होने वाले हैं। जब तक आपके यहां नंबर ऑफ स्टार्टअप नहीं बढ़ेंगे तब तक आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। फ्री मार्केट का सबसे बड़ा जो साइन है वो ये होता है कि नंबर ऑफ स्टार्टअप कितने हैं, और इंडिया में अगर आप देखें तो स्टार्टअप अब उनके जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़े जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, फ्री मार्केट एंड एजुकेशन, ये तीनों चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन आप रखेंगे तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो बहुत ज्यादा होगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी। अब आप देखिए इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ रहा है। पिछले आप 10 साल से अगर देखें टेक्नोलॉजी का लेवल या टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन का लेवल है, हर लेवल पे वो बढ़ा जा रहा है। फ्री मार्केट, इज द गवर्नमेंट प्रमोटिंग द फ्री मार्केट? यस, काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं अंबानी अडानी को, बट फैक्ट रिमेन्स के हमें तो कम से कम भी तो वी रिक्वायर मिनिमम 1000 अंबानी एंड अडानी। नेतन्याहू जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने उस टाइम का रेफरेंस देके एक टर्म यूज किया है, उसको बोला है उन्होंने क्लिंटनिज्म। मेरे ख्याल से क्लिंटन के नाम से रखा होगा। क्लिंटन ने एक बार बोला था, डू नॉट लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। यानी कि चेंज अगर आपको लाना है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो या तो आप स्लोली एंड स्लोली चेंज लेके आइए, बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आ जाता है तो फिर चेंज लाना आसान हो जाता है। अब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम पे अराउंड 91 वो जो क्राइसिस आया था, मनमोहन सिंह ब्रॉट ए चेंज, यस ही ब्रॉट ए चेंज। इसका मतलब हुआ कि उस क्राइसिस का एक ढंग से यूज हुआ। सो यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। अब आप देखिए कारगिल का जो लड़ाई हुई है, कारगिल के लड़ाई के टाइम पे देयर वाज ए क्राइसिस, सीरियस क्राइसिस। हमने उस क्राइसिस का क्या यूज किया? हमने एक सुब्रमण्यम कमेटी बनाई, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो हमने डस्टबिन में डाल दी फॉर क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। और उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हमने सीडीएस अपॉइंट किया,
जनरल विपिन रावत जब अपॉइंट हुए थे। लेकिन ओवरऑल आप क्या सोचते हैं, हमने उस क्राइसिस का ढंग से यूज किया? मेरा आंसर एक्चुअली बड़ा डिप्लोमेटिक सा रहेगा। उस क्राइसिस का हमने कोई खास फायदा नहीं उठाया। हमें उठाना चाहिए था और मिलिट्री रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए थे। अभी भी नहीं है, हमने सीडीएस अपॉइंट कर दिया। उसके बावजूद भी अगर आप वहां पे डिसीजन मेकिंग सिस्टम देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, हमने उस क्राइसिस का ढंग से यूज नहीं किया। नितिन याहू से जब एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपके जो यहूदी हैं, जो जीव्स हैं इजराइल में, अब उनको ये ही मतलब नहीं पता कि इजरायली सिटीजन होने का या यहूदी होने का क्या मतलब है, तो फिर वो कंट्री या वो नेशन कैसे सरवाइव करेगा? किसी ने एक बहुत ही ब्लंट क्वेश्चन उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी कॉमन हेरिटेज है और आप उस कॉमन हेरिटेज को एक पर्पज दे देते हैं कि यस दिस इज द पर्पज ऑफ दिस नेशन, तो उस हालत में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप नेशन को एक नेशन हुड दे पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें डिविजन्स हैं, लोग अलग तरीके से सोचने वाले हैं, प्रॉब्ली उनकी रिलीजन भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब आप हेरिटेज एक है, जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो हम सबकी जो हेरिटेज है वो एक है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सबकी हेरिटेज एक है। तो वो जो कॉमन हेरिटेज है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए और एक कॉमन पर्पज देना चाहिए, लाइक दैट वी हैव टू मेक इंडिया ए सुपर पावर। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे, उस तरह के गोल बनाएंगे, उस तरह की विजन देंगे लोगों को, तो कंट्री को यूनाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ में उन्होंने एक बात और भी कही कि जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ पिटफॉल्स होते हैं। पीपल दे हैव गॉट डिफरेंट ओपिनियंस, आपस में तू मैं, इस तरह के एजिटेशंस होना, प्रोटेस्ट होना, ये सब चलता रहता है डेमोक्रेसी में, और ये चलना भी चाहिए कुछ हद तक। लेकिन जब आप कॉमन हेरिटेज वाले हैं, उनको कॉमन पर्पज आप देंगे, तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी को भी आप ढंग से चला पाएंगे। इंडिया के संदर्भ में ये बात बड़ी ढंग से लागू होती है। आई थिंक वी नीड टू लिसन टू दिस पॉइंट वेरी वेल। तो ऐसी डेमोक्रेसी के साथ नितिन याहू का ये कहना है कि जो सेंटर है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आई थिंक इट्स ए बिग पॉइंट। अदरवाइज तो हमारे यहाँ वी हैव गॉट द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु, बट द पॉइंट इज कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जनरली दे आर नॉट अलाइंड। तो एक कॉमन हेरिटेज जब आप देंगे तो वो डेमोक्रेसी को चलाना आसान हो जाए। इजराइल एक बहुत छोटा सा कंट्री है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। चारों तरफ से अरब नेशन से वो घिरा हुआ है। ईरान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अरब नेशंस के साथ उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी किया है, उसके अलावा कैंप डेविड एग्रीमेंट भी हुए हैं। तो काफी हद तक वहां पे स्टेबलाइजेशन है। ये स्टेबलाइजेशन अभी क्रिएट हुआ है, डेलिब्रेटली क्रिएट किया गया है इजराइल के द्वारा। लेकिन साथ में हुआ क्या कि जो ईरान है वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी या एनिमी की तौर पे उनके अगेंस्ट में खड़ा है, और उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को वो सपोर्ट भी कर रहा है। अब ये जो ईरान का जो इशू है, ये किसी भी इजरायली लीडर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और नेतन्याहू के लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इजराइल को पहली बात तो ईरान से खतरा है अगर न्यूक्लियर वेपन वो डेवलप कर ले। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडीज आ रही हैं उसमें इवन विदाउट न्यूक्लियर वेपन ईरान इज ए बिग थ्रेट फॉर इजराइल। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी कि जब पहली बार नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम पे उनके फादर ने सिर्फ एक ही बात कही थी, यू हैव टू स्टॉप ईरान। और वो हिस्टोरियन है, और शायद वही एक फैक्टर है जिसकी वजह से नेतन्याहू हिस्ट्री को इतना क्लोजली वॉच करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए उनका जो पॉइंट है, और बड़ा वैलिड पॉइंट है एक्चुअली इंडिया के लिए, उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह के एडवर्सरीज आपके अगेंस्ट में हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए इसका मतलब टेक्नोलॉजी का लेवल आपका अच्छा खासा होना चाहिए, आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज बड़े जबरदस्त होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आपके पास जो आपको चाहिए अपनी डिफेंस के लिए उसको आप कहां से प्रोक्योर करोगे?
और अगर आप प्रोक्योर नहीं कर पाओगे तो कैसे अपने आप को डिफेंड करोगे। यानी कि अल्टीमेटली जो बात आ गई वो इस बात पे आ गई कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए उन्होंने कहा कि फ्री मार्केट का होना बहुत जरूरी है। अब फ्री मार्केट क्योंकि कहते हैं कि स्टेट अगर कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को तो वो जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होती रहेगी, बिकॉज स्टेट एक बहुत ही पुअर बिजनेस एंटिटी है। हमने इंडिया में भी देखा जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, एयर इंडिया की परफॉर्मेंस आपने वॉच की ही होगी। सेंटर के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे एक्चुअली अगर आप देखें तो इतनी अंडरटेकिंग्स मिल जाएंगी जो कंटिन्यूअसली लॉस में चल रही हैं या इनएफिशिएंटली रन कर रही हैं, और उनको चलाने वाले कौन है? ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको बिजनेस की एक्सपर्टाइज नहीं होती। फ्री मार्केट जब आप करते हैं तो आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो यूज होता है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है, और फ्री मार्केट होगा तो ये तीनों फैक्टर मिला के आपकी इकोनॉमी को वो एक्सपेंड कर देंगे और आपकी जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उन सिस्टम्स को, उस टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर पाएंगे along with the human resources with you to develop a army which can defend your borders। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कितने हैं और कितने उसमें से लॉस में चल रहे हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, आर्मी के लिए अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो अच्छे खासे हैं। हमारे पास मैन पावर की ऐसी शॉर्टेज नहीं है जैसी इजराइल के पास है। लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी इतनी रोबस्ट है कि हम चाइना, पाकिस्तान, इन दोनों के अगेंस्ट में अगर हमें दोनों के साथ लड़ना पड़े, और लड़ाई कैसी होगी? आजकल इंटरनल थ्रेट्स भी रहते हैं और एक्सटर्नल थ्रेट भी रहते हैं, और इंडिया के केस में तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल है ये। तो अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, आप उस तरह की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे या फिर डेवलप नहीं कर पा रहे विद इन कंट्री, हथियार आपके पास वो नहीं है क्योंकि आपकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो स्ट्रांग इकोनॉमी का या फ्री मार्केट रिफॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जैसे इजराइल पे लागू है ऐसे इंडिया पे लागू है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, मगर उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, बिकॉज हमारा नेबरहुड ही ऐसा है, स्ट्रॉन्ग एनिमीज हैं हमारे, तो हमें उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे और फ्री मार्केट को लेके आएंगे तो आप हमेशा देखना जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो हमेशा फ्री मार्केट का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस गेम को नहीं समझते, वो इस गेम को भली प्रकार से समझते हैं। जब फ्री मार्केट नहीं होंगे तो इंडिविजुअल एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इन सब का कोई भी यूज नहीं हो पाएगा। और जैसा कि नितिन याओ ने एग्जाम्पल दिया रशिया का, रशिया के पास बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, मगर क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया? उन्होंने एक बैंक रप्सी प्रोड्यूस की जिसकी वजह से यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। तो फ्री मार्केट का होना बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के लिए। अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान के बारे में वन थिंग इज वेरी क्लियर इन नितिन याहूज माइंड के ईरान कैन नॉट बी अलाउड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन एंड बाय एनी चांस। पहली बात तो उसको रोकना है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से पहले ही, और उसकी जो कन्वेंशनल आज की डेट में जो पावर है, कुछ लोग कहते हैं ड्रोन वारफेयर में बड़ी एक्सपर्टाइज एक्चुअली ईरान ने कर ली। उसके पास ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ हमास एंड हिजबुल्ला, ये भी अच्छे खासे हैं। तो जो जो पॉइंट मैंने आपसे बताए, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेतन्याहू का ये कहना है कि ये सब फैक्टर्स जब आपके पास हो जाते हैं तो फिर आपकी डिप्लोमेसी भी ढंग से काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वही वाला प्रिंसिपल लागू होता है कि भय बिन होए न प्रीति, यानी कि जब आपके पास पावर होगी आपकी डिप्लोमेसी भी ढंग से काम करेगी। इस इशू को लेके नेतन्याहू का बराक ओबामा के साथ बहुत अच्छा खासा
डिसएग्रीमेंट रहा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों की म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट थी वो अच्छी खासी थी। 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए गए, नेतन्याहू ने कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट नेतन्याहू आउट ऑफ द वे गए, यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया उस एग्रीमेंट के विरोध में, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ईरान जो है इस एग्रीमेंट की आड़ में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। ऑफ कोर्स ओबामा डिड नॉट एग्री विद दैट प्रोपोजिशन। सो 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था, 2018 तक ये रहा। ट्रंप ने आके ये रियलाइज किया कि नहीं, जो नेतन्याहू कह रहे थे वो सही है, और ईरान जो है इस एग्रीमेंट की आड़ में, चूंकि सैंक्शंस फिर खत्म हो गए थे उनके ऊपर, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। तो यूएसए ट्रंप के टाइम पे उस एग्रीमेंट से बाहर आया और सैंक्शंस दोबारा इंपोज किए गए। उससे जस्ट पहले एक्चुअली मोसाद ने वहां से, ईरान से, तेहरान से ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली उन्होंने शिप के रास्ते से निकाले, एंड इट वाज ए मैसिव लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने यूएस से भेजे और प्रूव किया। ट्रंप को यह प्रूव किया गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा और करने के कगार पे है। एक्चुअली उसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ट्रंप जो है उस एग्रीमेंट से बाहर आया। साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेतन्याहू का है कि देयर इज नो डाउट दैट ईरान हैज गॉट द विल एंड प्रोबब्ली द रिसोर्सेज आल्सो टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, और साथ में कन्वेंशनल वार के उसके पास इंस्ट्रूमेंट है। बट इवन देन ही सेज वी हैव टू फाइंड द वे आउट टू स्टॉप ईरान। और वो कैसे वो करना चाहते हैं? बेसिकली अगेन क्वेश्चन कम्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, innovation, free market, collaborations, alignment and all that thing. Of course, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी कंट्री को आगे ले जा सकता है। और अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो आज की डेट में जो इजराइल की पर कैपिटा इनकम है वो जर्मनी से भी आगे निकल चुकी। नेतन्याहू ने ऐसा कहा इस जब उनसे ये सवाल पूछा गया है कि जो अरब हैं इजराइल के अंदर, ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन अरब हैं वहां पे, तो उनको आप कैसे अपने साथ लेके चलोगे? तो उन्होंने वही पॉइंट दोहराया कि कॉमन हेरिटेज, कॉमन पर्पस, दैट इज वन। साथ में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहा कि अगर प्रोस्पेरिटी में माइनॉरिटीज का रोल रहता है या उनको भी बेनिफिट नजर आता है तो देन यू कैन मैनेज इट। आई थिंक ही हैज मेड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और ये पॉइंट एक्चुअली इंडियंस के लिए भी बहुत अच्छी तरह एप्लीकेबल है कि आप, हमारे पास तो जितने भी माइनॉरिटीज हैं, वी ऑल शेयर द कॉमन हेरिटेज, उनको एक कॉमन पर्पस देना है, एजुकेशन देनी है, और जब आप ये सब करेंगे तो उनको भी लगेगा कि जो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में हमारा भी हिस्सा है, वी आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स। अब आप देखिए, एक बार मोदी जी ने जब एएमयू में एड्रेस किया था, दैट वाज ए वर्चुअल एड्रेस, उन्होंने ये बात कही थी कि जब इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो उसमें जो माइनॉरिटीज हैं वो भी हिस्सेदार रहेंगी, उनका भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। तो जब आप इस तरह के एक्शंस लेते हैं तो आप अपने कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स नेतन्याहू को मैं बहुत मानता हूं एज ए स्टेट्समैन, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। अपने कंट्री को वो कहां से कहां लेके गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जितने भी पॉइंट हैं इंडियंस को ध्यान देना चाहिए, और जो लोग ये किताब पढ़ना चाहें, बीबी माई स्टोरी, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की लिखी हुई, आई थिंक इट्स ए गुड बुक एंड ए वर्थ रीडिंग। So thank you so much. I will see you in next video.